नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा एक बैच लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है चाणक्य बैच। और इस चाणक्य बैच में आपको ये सामने दिख रही है, ये टीम आपको पढ़ाने वाली है। और इस टीम में हूं मैं एक सदस्य जो आपको अब पढ़ाने वाला हूं जियोग्राफी। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे द्वारा क्या पढ़ाया जाने वाला है। तो मेरे द्वारा आपको जियोग्राफी पढ़ाया जाने वाला है और ये आपके लिए ही डेमो वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आप समझ पाएं कि हम किस तरह से आपको चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, हम किस तरह से आपको यहाँ पे कंटेंट देने वाले हैं जो आपको यूपीएसआई को टारगेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो बात करता हूं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे द्वारा आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है तो इस ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जा सकता है, किस सिलेबस से और किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, हम समझेंगे यहां पे क्या, एक सिलेबस। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैच आपको कहां मिलने वाला है। ये बैच आपको मिलने वाला है बाईएससी एप्लीकेशन पर। जी हां, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्या, बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये बाईएससी एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं भाई, प्ले स्टोर पे जाइए, बाईएससी ऐप आपको मिल जाएगा और इस बाईएससी ऐप को सर्च करने पर आपको यहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन तो तब कर पाएंगे जब आप रजिस्टर हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डिटेल भरनी होगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, स्टेट, और इसके बाद एग्री कर कर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करना है अपना फोन नंबर या ईमेल डालकर और पासवर्ड डालकर। लॉगिन कर लेंगे तब आपको हमारा ये होम पेज दिखाई देगा। ये होम पेज आपको कहेगा कि भाई हाँ, एक बैच है जो चाणक्य बैच है और इस चाणक्य बैच को क्या करना है, खरीदना है। और इसकी कीमत मात्र 599। कितनी, 599। और इस 599 रुपए में आपको ये पूरी टीम पढ़ाएगी, पूरी तरीके से गाइडेंस देगी, पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएगी और पूरी तरह से आपको इस एग्जाम में 2 स्टार जरूर दिलाएगी। अब बात करते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने बता दिया था कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं और ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो चलिए, आपके सामने आ चुका है कि हम कौन कौन से चैप्टर पर यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। आपको वहाँ पे केवल दिया गया है क्या सिलेबस में कि हमें क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। अब भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो हम पहले इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले मैं केवल इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस और उससे रिलेटेड आपको चीजें पढ़ाने वाला हूँ। आपको सामने दिख रहा होगा कि सबसे पहले भाई किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, आप इंट्रो देंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भारत के बारे में पढ़ना है तो भारत का सामान्य परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये वही सामान्य परिचय है जहां पर आपको भारत की लोकेशन को जानना होगा। ये वही सामान्य परिचय है जहां पर आपको भारत के क्षेत्रफल को जानना होगा। ये वही सामान्य परिचय है जहां पर आपको भारत का सबसे नॉर्थ, भारत का सबसे साउथ, भारत का सबसे ईस्ट और भारत का सबसे बेस्ट पॉइंट पता होना चाहिए, लैटिट्यूड पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। इससे अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपसे पूछ सकता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत के किस पड़ोसी देश से हमारे कौन कैसे रिलेशन हैं। इसके बाद में भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ में कौन से बॉर्डर लगे हुए हैं, ये जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे भैया, भौगोलिक विभाजन। अब भारत को पढ़ लिया तो यहां पर इस भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसकी बात करेंगे। तो क्या है, आप कहेंगे कि भाई हिमालय है हमारे पास में, आप कहेंगे मैदान है हमारे पास में, आप कहेंगे कि हमारे पास आइलैंड भी हैं, हमारे पास कोस्टल प्लेन भी हैं, भारत के पास में पठार भी हैं और भारत के पास में कई सारी पहाड़ियां भी हैं, हमारे पास मरुस्थल भी है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास फीचर्स हैं जो एक जगह पर मिल रहे हैं आपको, वो कहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा, भौगोलिक विभाजन में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। तो आपका विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, कितनी लंबाई है, इससे कौन सी नदी जाकर मिलती है, ये नदी आपकी किस साइड जाकर बहती है, ऐसी चीजों की जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। जब नदियां कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा झील के बारे में। तो कौन सी झील कहां पर है, ये सारी चीजें, खारी झील कौन सी है,
सबसे खारी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ये आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से हम वाटरफॉल्स के बारे में जानेंगे, हम खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे। जब प्रायद्वीप भारत की बात करेंगे तो प्रायद्वीप भारत में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, और यहां पर आपको मालूम होना चाहिए किस पहाड़ी के पास में, किस पठार के पास में कौन सा खनिज मिलता है। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए छोटा नागपुर, खनिज से समृद्ध, अगर आपसे बोला जाए खनिज से समृद्ध पठार कोई है तो वो कौन सा है, छोटा नागपुर पठार। अगर छोटे नागपुर की बात करूं तो यही है जिसे हम क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। अगर छोटे नागपुर की बात करूं तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। ये लो अयस्क के लिए फेमस है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो खनिज संसाधन के बारे में तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। जलवायु, क्योंकि आपको पता है भैया हमारे यहां पे मानसून का भी एक पैटर्न है, और अगर मानसून का कुछ पैटर्न है तो मानसून आएगा भी, मानसून जाएगा भी, आने पर भी बारिश करेगा और जाने पर भी बारिश करेगा। तो वो सारी चीजें भी हमें जानना है, और बारिश पर ही डिपेंड है कौन, हमारी कृषि। तो हमें कृषि के बारे में, हमें अपनी फसलों के बारे में भी यहां पर जानना होगा, और वनस्पति के बारे में भी हमें जानना होगा। सिंचाई परियोजनाएं, तो कभी कभी बारिश नहीं हो पाती, अब बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा, तो हमें इरिगेशन प्रोसेस के बारे में जानना होगा। तो यहां पर सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई। इसके बाद में हम उद्योगों की बात करते हैं, तो उद्योग हैं हमारे पास में। परिवहन तो भाई चल पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, भारत में घूमना है तो हम कहां से जाएंगे, हम रेल के द्वारा जाएंगे, हम वायुयान के द्वारा जाएंगे, हम सड़क के माध्यम से जाएंगे। तो हमें परिवहन के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद ऊर्जा संसाधन हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है जो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया है। इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जो क्या है, भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय के बारे में आपको जानना है। भारत के परिचय को आप सब जानते होंगे, भारत क्या है, और हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत आजकल किस पोजीशन पर पहुंचता जा रहा है। हम इकोनॉमी की बात करें, हम इकोनॉमी के बाद में वर्ल्ड लेवल की बात करें, हम एक्सटर्नल अफेयर की बात करें, तो यहां पर आपको चीजें दिख रही होंगी कि भारत अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, भारत की पावर बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप बात करेंगे कि ज्योग्राफी पढ़ना है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या ज्योग्राफी कहीं से आया हुआ है क्या, भैया बताओ। ज्योग्राफी कोई वर्ड है जो किसी शब्द से बना होगा, किसी तो कौन से शब्दों से बना है, तो ये कह सकते हैं भैया ये ना दो लैटिन भाषाओं से बना है, यानी एक लैटिन भाषा से बना है। तो मैं कह सकता हूं कि ज्योग्राफी जो है ना, क्या है, ज्योग्राफी जो शब्द है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन से दो वर्ड हैं, एक वर्ड है जियो और दूसरा वर्ड है क्या, ग्राफोस। क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफोस कहते हैं। अब आपसे अगर मैं ये कह दूं, अगर मैंने दो वर्ड अलग किए हैं, क्या इनके कोई अर्थ होते हैं, क्या इनका कोई मीनिंग है, तो हां जी, मैंने अलग किए हैं, इसलिए अलग किए हैं क्योंकि इनका कुछ मीनिंग है। क्या है, इनका कुछ मीनिंग है। तो हम मीनिंग की बात करने वाले हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि क्या मीनिंग है, तो चलिए बात करते हैं। यहां पर जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, इतनी बात समझनी है, समझ में आएगा। जियो का मतलब होता है भैया पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब है क्या करना है, हमें पढ़ना है, किसको, पृथ्वी को। इसलिए कहेंगे पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी की स्टडी करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। तो यहां पर पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कहलाता है जियोग्राफी। जियो और ग्राफोस से ये मिलकर बना हुआ है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द को भी किसी ने दिया होगा, फिर क्यों ना, इस शब्द को भी किसी ना किसी ने दिया होगा। इसका मतलब है कि ये शब्द देने वाला भी कोई व्यक्ति होगा, और उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इस शब्द को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इरेटोस्थनीज। क्या नाम है, इरेटोस्थनीज नाम है। आप कहोगे इरेटोस्थनीज कैसे बोल सकते हो भैया, यहां पे इसने वर्ड दिया क्या, ज्योग्राफी, कैसे कह सकते हो कि इसने वर्ड दिया, भैया इसने एक बुक छापी थी और बुक का नाम था कुछ, भैया क्या नाम था, तो आप कहोगे कि इस बुक का नाम क्या था, जियोग्राफिका। क्या नाम था, जियोग्राफिका। शब्द यहां से निकल के आया ज्योग्राफी। तो आप जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, वो हमारी एक टाइटल से, यानी एक बुक लिखी थी, किसके द्वारा, ज्योग्राफी का बुक लिखी गई इरेटोस्थनीज के द्वारा। तो इनने यहां से एक वर्ड दिया जिसका नाम क्या है, ज्योग्राफी। तो आपसे मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाई सबसे पहली बार ये वर्ड के बारे में इन्होंने बता दिया, क्या मैं इन्हें पिताजी कह दूं,
किसका पिताजी? भाई भूगोल का पिताजी। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि फादर ऑफ जियोग्राफी। क्या? फादर ऑफ जियोग्राफी, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? भूगोल का जनक। क्या कहेंगे भैया? भूगोल का जनक। वो कौन है? तो वो है आपके इरेटोस्थनीज। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक टाइटल लिखा, ज्योग्राफिका के नाम से एक बुक लिखी, जिसमें ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस में क्या पढ़ना है, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, सब चीजों के बारे में इन्होंने बता दिया। और उसके बाद में इन्होंने इस ज्योग्राफिका वर्ड से एक ज्योग्राफी बनाया, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ज्योग्राफी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस ज्योग्राफी से कैसे ये शब्द बना है ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये शब्द समझ में आ चुका है तो भाई वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ आप समझ लीजिए कि चाणक्य में जो आपके साथ में हम लोग गाइड करने वाले हैं, किस तरह से गाइड करने वाले हैं, हम किस तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं और किस तरह से आपको चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, कंटेंट क्या रहने वाला है। इसलिए कह रहा हूं भाई, अगर आपको अच्छे से समझना है, अगर आपको ये जानना है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है? यादबिन स्मार्ट क्लासेस। और ये एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको, और एप्लीकेशन का नाम क्या है? YSCF। अब आगे बढ़ते हैं भाई। समझ लिया अपना? अब पहला चैप्टर अपना कौन सा चैप्टर है भैया? चैप्टर का नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो हम यहां, ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम यहां बात करेंगे तो सबसे पहले आपको भारत के नामकरण की। भैया आप ये एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि आप किसी को जब भी इंट्रोडक्शन दोगे तो क्या बताओगे? कहोगे भैया हम तो नाम बताएंगे। बताओगे कि नहीं बताओगे? कि भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, शुरुआत मैंने करी, तो शुरुआत करने के बाद मैंने क्या किया? मैंने आपको यहां पे बताया अपना नाम। नाम बताया। अब नाम कौन सा बताऊंगा? नाम भी दो टाइप के होते हैं। एक घर वाले बुलाते हैं चोलू मोलू लोलू, ठीक है, और एक होता है जो यहां पे क्या बोल दिया जाता है, यहां पर ऑफिशियल नाम होता है। अब मैं यहां बोलूंगा, कौन सा बोलूंगा? ऑफिशियल नेम बोलूंगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर नाम जो हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। और दो टाइप के कौन से? एक होगा आपका ऑफिशियल। क्या होगा? एक ऑफिशियल, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आप देखोगे कहीं पर जॉब करने जाओगे, आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते होगे, तो यहां पे हम कह सकते हैं औपचारिक नाम जो होगा वो होगा। एक होगा जिसे हम अनऑफिशियल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल की। ऑफिशियल का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक डॉक्यूमेंट होगा भैया आपके पास में, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, तभी मैं मानूंगा। ऐसे तो सब कुछ बोला जा रहा है आपसे, आपसे मैं ये कुछ बोल रहा हूं, कोई और कुछ बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति पर आप क्या कहोगे? भैया मेरा ये डॉक्यूमेंट देख ले, इसमें नाम मेरा अलग है, यही मेरा असली नाम है, यही मेरा ऑफिशियल नाम है, यही मेरा औपचारिक नाम है, यही मेरा फॉर्मल नाम है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास में भी एक ऐसा आर्टिकल, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। और इस संविधान में एक आर्टिकल है जिसे हम आर्टिकल क्या कहते हैं? आर्टिकल 1 कहते हैं। और इस आर्टिकल 1 में आपको दो नाम दिखाई देंगे। भारत के ऑफिशियल नाम में अगर बात की जाएगी तो पहला नाम आपको क्या दिखेगा? भारत। और दूसरा नाम आपको कौन सा दिखेगा? इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? भारत के ना ऑफिशियल नाम दो हैं। कौन सा? भारत और इंडिया। ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है, और यही हमारा फॉर्मल नेम है। हम किसी दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो इन नामों से ही हम व्यापार कर रहे होंगे। तो आपसे बोला जाए कि ये कैसे नाम हैं? ये हैं हमारे ऑफिशियल नेम। क्या ऐसा अनऑफिशियल नेम भी है हमारे पास में? बिल्कुल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में जो अनऑफिशियल नेम है वो बहुत सारे नेम हैं जो कहीं लोग बुलाते रहते हैं। कैसे? आपसे क्या क्या बोला जाता है? आपसे बोला जाता है क्या भैया? चोलू, ठीक है, कोई डोलू बोलता है किसी को, ठीक है, ऐसे आजकल ऐसे ही नाम रखे जा रहे हैं। तो आपसे मैं कहूं कि अनौपचारिक नाम जो कि आपके घर वाले, आपके दोस्तों की तो बात ही नहीं करूंगा, दोस्त क्या बुलाते हैं, वो अनौपचारिक नाम, वो तो उनके लिए तो एक अलग कैटेगरी बननी चाहिए, अनौपचारिक नहीं होगा, वो तो पता नहीं क्या है। तो यहां पर आपकी एक कैटेगरी है अनऑफिशियल। क्या है भैया? भारत को क्या बोला जाता है? तो आपने सुना होगा भारत को बोला जाता है आर्यों की निवास स्थली, यानी आर्यावर्त, यानी ब्रह्मवर्त। तो ये आपका अनऑफिशियल नेम है। बोला जाता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप आपने रामायण के एक गीत में सुना होगा,
तो जम्बूद्वीप भले ही वो किसके लिए बोला जाता है, एशिया के लिए बोला जाता है। वैसे हिंदुस्तान की बात करते हैं, ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कह दिया, तो हिंदू के यानी सिंधु के पास वाला स्थान उनके लिए क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा, तो इसलिए हिंदुस्तान बोला जाता है। भारतवर्ष नाम जो है वो वैदिक साहित्य में मिलता है। आपने देखा होगा ऋग्वेद के अनुसार एक भरत नामक कबीला था, तो उसके नाम से भरत नाम बन गया। वायु पुराण के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, तो उससे नाम भारत बन गया। तो ये बात करता है वैदिक साहित्य। तियांजु भैया, तियांजु, तियांजु क्या है, तियांजु जो है एक चीनी यात्री के द्वारा बोला गया कि ये जो पार्ट है ना इससे तियांजु कहते हैं, ठीक है, ऐसी एक नाभी वर्ष है। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, ये अदर नेम है, ये अनऑफिशियल नेम है जो यहां पर किसी पुराण में या किसी देश के द्वारा या फिर किसी यात्री के द्वारा या किसी साहित्य के द्वारा आपको बताए गए हैं। इतनी बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? अगर आ गई है ना तो भाई बताओ ना सबको कि मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आपको यूपीएसआई का टारगेट लेके चलना है तो यूपीएसआई में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये जानना है कि हम आगे किस तरीके से एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज आपको कहां मिलने वाली है, बाईएससी ऐप पर। तो जल्दी डाउनलोड करिए बाईएससी ऐप को। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भैया भारत की ना लोकेशन क्या है, भारत कहां पर है। अब आप ये तो कहोगे नहीं भाई भारत मेरा पड़ो, हम तो खुद भारत में रहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तानी तो बता देगा कि भारत ना हमारा पड़ोसी है और ताकतवर पड़ोसी है जिसके पास ना बहुत शक्ति है, कहेगा कि नहीं कहेगा, जो हमें कभी भी हरा देता है, 10-10 दिन में, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में हम ना भागते भागते बढ़ते हैं, वो बात अलग है, वो ऐसे कहेगा। लेकिन हम अपनी तरह से लोकेशन के बारे में जानेंगे। तो लोकेशन हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, तो चलिए देखते हैं पृथ्वी कहां पर है। लो बना दी आपके लिए पृथ्वी, और पृथ्वी अगर बना दी तो आप कहोगे हमें रेखाओं के बारे में जानकारी दो। तो सबसे पहली रेखा की मैंने पृथ्वी को ना ऐसे काट दिया, और जब मैंने यहां पर इस लेटी हुई रेखाओं से काटा है तो मैंने इसे लैटिट्यूड कह दिया। अब आप देख पा रहे होगे कि यहां पर पृथ्वी को दो पार्ट में जब डिवाइड किया ना तो ये वाला पार्ट क्या कहलाया, इस वाले पार्ट को मैंने कह दिया उत्तरी गोलार्ध। क्या कह दिया इसे मैंने, उत्तरी गोलार्ध कह दिया, यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर कह दिया। ऐसे ही जब मैं नीचे की तरफ वाले गोले की बात करता हूं, आधा गोला है तो भाई गोला का अर्ध, तभी तो गोलार्ध बना है। तो आधा गोला है तो इससे मैंने क्या कह दिया, इस वाले पार्ट को मैंने कह दिया भैया ये तो दक्षिणी गोलार्ध। जब उत्तर है तो दक्षिणी भी होगा। लो बना दिया मैंने दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब आप कहोगे कि भारत उत्तरी वाले में है कि दक्षिणी वाले में है, तो आपको मैं दो रेखाओं के बारे में और जानकारी दे दूं जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। आप देखते होगे कि भारत के लिए यहां पे एक रेखा है जिसे मैंने कर्क रेखा बोला है। ऐसे ही एक रेखा और है जिसे मैं क्या कहूंगा, मकर रेखा कहूंगा। ये वाली रेखा कौन सी है, मकर रेखा है। ये आप रेखाओं के बारे में जानकारी रखें, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसलिए बोल रहा हूं यहां पर तरीके से पढ़ें। पहली वाली जो रेखा आपने देखी जहां से पृथ्वी को डिवाइड किया गया, ये कौन सी रेखा है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, ठीक है। अब आपको मैंने क्या क्या बता दिया, ऊपर वाला भूमध्य रेखा के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां से भारत कहां पर है, तो आप जब मैप को देखोगे, आप जब ग्लोब को देखोगे तो आपको भारत कहां दिखाई देगा, भारत दिखेगा आपको यहां पर। दिख गया ना भगवा कलर में, ये क्या है, यही है भारत। और यहां पर जब मैं इस भारत की बात करता हूं तो आपको पता चल चुका है कि भारत जो है ये कैसी रेखाएं थी, लेटी हुई रेखाएं, और लेटी हुई रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और भारत अक्षांश के अकॉर्डिंग कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है भारत, अक्षांश के अकॉर्डिंग कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में पाया गया। इतनी बात समझ में आ गई। अक्षांश के अकॉर्डिंग हमने इसे देखा तो ये कहां पर दिखा, ये उत्तरी गोलार्ध में दिखा। क्या ऐसा कुछ है, ये पृथ्वी को ऐसे काटा है, क्या मैं ऐसे नहीं काट सकता था, दिमाग में आएगा मैं पृथ्वी को ऐसे काटूंगा, मैं क्यों काटूं ऐसे, मेरी मर्जी नहीं काट रहा मैं ऐसे, तो क्या किया,
ऐसा करते हैं, चलो ऐसे भी काट के देख लेते हैं हम। तो यहां पे मैंने क्या किया, पृथ्वी बना ली, फिर बन गई पृथ्वी। और जब पृथ्वी बनाई तो आपकी जो मर्जी थी ना कि आपने ऐसे काटा है ना, अब ऐसा करो लंबी लंबी रेखा खींच दो। तो लो मैंने पृथ्वी को इस तरीके से काट दिया। और जैसे ही ये स्थिति आई तब फिर मेरे दिमाग में घुमा, जब मैंने नॉर्थ और साउथ बना लिए हैं तो मुझे ईस्ट और वेस्ट बनाने हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये पूरब की बात करता है, ईस्ट की बात करता है। और इसी तरह से इस वाले को हम क्या कह देंगे, इस वाले को कह देंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पूरा गोला हम तो उसे पृथ्वी कह रहे हैं, लेकिन इस गोले को हमने माना उस टाइम पे गोला था, आजकल के टाइम पे तो गोला नहीं है ये। तो ये पृथ्वी को जब मैंने इस तरह से काटा तो एक तरफ आपका क्या कहलाया, पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले हिस्से को कह दिया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब ये स्थिति क्या कहलाती है, इस स्थिति को कहते हैं देशांतर। यानी हम जब लंबी लंबी रेखाओं के द्वारा काटते हैं ना तो इसे कहते हैं देशांतर। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि सर यहां पर ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तो है ही, लेकिन इस वाली बीच वाली रेखा जिससे से काट रहे हैं इसे क्या कहेंगे। ये बात आपकी भाई बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि इससे काट रहे हैं ना, इसे क्या कहेंगे। तो आप याद रख लेना, इसे कहेंगे हम क्या, जीएमटी। क्या कहेंगे, जीएमटी। जीएमटी। अच्छा, ये शायद हो सकता है आपको दिखे ना सही से, तो मैं यहीं लिख देता हूं, इसे कहेंगे जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन। या फिर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो प्रधान मध्याह्न रेखा। तो यहां पे जीएमटी जो है, जी का मतलब यहां पे ग्रीनविच है, लेकिन हम यहां पे इसे जीएमटी ना बोल के पीएमटी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्राइम मेरिडियन टाइम, और ये क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। अब पता चल गया कि जब हम इसको लेटा रहे थे ना, जब हम इसे लेटा रहे थे तब थी विषुवत रेखा, और जब मैंने इसे यहां पे इस तरीके से लंबा लंबा काट दिया तो ये भी रेखा क्या हो गई, इसे बोलेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा। और प्रधान मध्याह्न रेखा के एक तरफ है पूर्वी गोलार्ध और दूसरी तरफ है पश्चिमी गोलार्ध। अब दिमाग लगाओ, भारत कहां पर है, तो आप देखोगे कि हमें रेखाएं यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। ये वाली 1 डिग्री तो इस साइड भी 1 डिग्री होगी, उसके बाद 2 डिग्री तो इसके साथ भी 2 डिग्री। तो यहां पर क्या है कि एक ऐसी तरीके से रेखाएं आपको दिख जाती हैं, और ये तरबूज जैसी आकृति आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी। फिर दिमाग में आएगा, सर भारत कहां पर है, आएगा कि नहीं आएगा, बताऊं भारत कहां पर है। तो आपको यहां पे दिख जाएगा क्या, कि भारत की स्थिति इस जगह पर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, यहां बनी हुई है। और बीच वाला पार्ट जो था ना, ये वाली रेखा ही तो हमने क्या कहा था, प्रधान मध्याह्न रेखा कही थी, और इस प्रधान मध्याह्न रेखा की ये साइड है, तो इसे मैं क्या कहूंगा कि भारत देशांतर के अकॉर्डिंग कहां पर है भैया, पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब आपके पास में क्वेश्चन का भरमार है ना, आप कहोगे क्वेश्चन तो सर हमारे पास बहुत हैं, और जो पूछे जाते हैं ना, मैं उन क्वेश्चन की बात करता हूं। सर मैंने तो अलग ही पढ़ा है ना, तो मैंने उत्तर पढ़ा ना मैंने पूरब पढ़ा, मैंने तो दोनों का मिक्स पढ़ा है, उत्तर पूर्वी। फिर आप क्या कहोगे, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। भाई मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पे आपको तरीके से बता रहा हूं कि हम उत्तर क्यों बोल रहे हैं उसे, हम पूरब क्यों बोल रहे हैं इसे, और इसके बाद में इसे उत्तर पूर्वी क्यों बोल रहे हैं। तो जब मैंने बोला कि जब अक्षांश के अकॉर्डिंग हमने देखा तो भारत उत्तर में था, तो इसलिए कह दिया भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जब देशांतर के अकॉर्डिंग देख लिया तो भारत कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमने अब क्या कर दिया ना, इस वाले ग्लोब पे दोनों आकृति बना दी। दोनों आकृति का मतलब कि मैंने यहां पे लेटी हुई रेखाएं भी बना दी हैं, और मैंने यहां पे लंबी लंबी रेखाएं भी बना दी हैं। और जब मैंने यहां पे लेटी और लंबी रेखाएं बनाई तो भारत की स्थिति मुझे यहां दिखाई दी। अब आप क्या कह सकते हो, यहां पे अब आप अब कहोगे कि भैया हमने बोला कि भारत का ना जो गोलार्ध है ना, वो कौन सा गोलार्ध है। अब आप दोनों को जोड़कर बोलोगे कि भारत ना उत्तर में भी है और भारत ना पूर्व में भी है।
इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इसे कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब क्या हो गया, ये भारत जो है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फेयर में है। बातें समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। लोकेशन कैसे निकाली हमने, लोकेशन हमने अक्षांश के अकॉर्डिंग देखी, लोकेशन हमने देशांतर के अकॉर्डिंग देखी, और लोकेशन हमने मिक्स तरीके से देख ली। और इन तीनों तरीके से हमसे अब कोई भी तरीका पूछ ले, हमारे पास आंसर है। हमसे कहेगा अक्षांश तो भैया उत्तरी गोलार्ध, हमसे कहेगा देशांतर तो भैया पूर्वी गोलार्ध, हमसे कह दिया भैया भारत की स्थिति बता दो और आपने ना उत्तरी गोलार्ध दिया है ना पूर्वी गोलार्ध दिया है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास में एक और आंसर है भैया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर आपका आंसर हो जाएगा। और आपको ज्यादातर यही आंसर दिखता है। मैंने आपको समझाया है यहाँ पे कि अब आपसे अक्षांश पूछ ले, अब आपसे देशांतर के अकॉर्डिंग पूछ ले, आपसे दोनों के अकॉर्डिंग पूछ ले, आपके पास में सारे आंसर हैं और आपके आंसर सही जाने हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो भैया YSC ऐप पे एप्लीकेशन पे जाके कोर्स जरूर ले लेना। 599 आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आप चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिले तो आप यहाँ पे जरूर इस कोर्स को लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं कि भारत जो है ना, यहाँ पे आपको एक बात तो पता चल गई कि हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग तो ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात। क्या यहाँ पे कोई और लोकेशन भी है भारत की, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या सर ये तो पता नहीं है, और कोई लोकेशन भी है भारत की, चलिए बता दो अगर आप ही बताना चाहते हो तो। भैया हम ही बताएंगे, हम ही बता दे रहे हैं। तो क्या बताएंगे कि भारत की जो लोकेशन है ना, अब मैं बता दूं कॉन्टिनेंट के बेस पे बताना चाहता हूं मैं। किस बेस पर, कॉन्टिनेंट के बेस पर बताना चाहता हूं। सर आप कहोगे इंग्लिश में बात कर रहे हो भैया, इंग्लिश में नहीं भैया, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं कि महाद्वीप के बेस पर आप क्या बताओगे कि भारत किस महाद्वीप में। तब आप क्या कहोगे, तो आप क्या कहोगे कि भारत जो है ना वो एशिया में है। कहां पर है, एशिया में है। तो मैंने पूछा कि ठीक है, एशिया में भी तो भाई नॉर्थ साउथ होता है। अब जब आप यहां पे उत्तर पूरब बोल रहे हो तो भारत में भी तो, यहां पे मैं एशिया की बात कर रहा हूं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो वहां भी होगा। तब आप क्या कहोगे, तो आप यहां पे बता दोगे कि भारत जो है ना ये दक्षिण एशिया में है। कहां पर है, ये भारत एशिया में तो है लेकिन ये दक्षिण एशिया में है। तो इस तरह से आपके आंसर यहां पे बनना तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि भारत के नाम हैं ऑफिशियल, अनऑफिशियल। ऑफिशियल में हमने कहा कि किसी डॉक्यूमेंट में, तो संविधान है हमारे पास, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत का नाम भारत और इंडिया है। बाकी आप देखते हो हिंदुस्तान, बाकी आप देखोगे भारतवर्ष, बाकी आप देखोगे मेलुहा, बाकी आप देखोगे त्यांजू, ये सारे नाम जो हैं ये कैसे हैं, अनऑफिशियल है। ये दोस्त वो बुला रहे हैं आपको इस तरीके से। फिर इसके बाद में हमने लोकेशन को जाना, अक्षांश के अकॉर्डिंग, देशांतर के अकॉर्डिंग, अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध। दोनों को देखेंगे कि हम यहाँ पे गोलार्ध के अकॉर्डिंग पूरे इसके अकॉर्डिंग बताएं, अक्षांश देशांतर के अकॉर्डिंग, तो हमारा बन के आ गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आपके सामने यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, आपके सामने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हो गए और सही कई सारे क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आपको यहां पे चीजें समझ में आ गई हैं, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए ये चीजें हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या पढ़ना भैया, भारत का क्षेत्रफल। भाई अब तिना बता दिया, इंट्रो की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में तो हमने बता दिया भैया हमारा नाम ये है, हम यहां रहते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप जिस घर में रह रहे हो ना, अब ऐसा तो नहीं कि ये वाला पार्ट जो है ये तो अलग है, ये पार्ट आप किसी उसमें इंटरव्यू देने जाना वहां मत बता देना, मैं आप नॉर्मली बता रहा हूं। आप कहोगे मेरा घर ना 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, मेरा घर ना 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, सर मैं 400 गज में रहता हूँ, कहीं इसमें 200 गज में रहता हूँ। ये क्या है, ये आप अपने घर की चीजें बता रहे हो कि मेरा घर ना इतने पार्ट में बना हुआ है। ठीक है, मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं इस कॉलोनी में इतने से पार्ट में रहता हूँ। फिर यही चीज मैं भारत के लिए नहीं कह सकता। क्या भारत के पास में, जब हम पूरे संसार को देख रहे हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, तो यहां पर कुछ लैंड पार्ट दिखते हैं, और ये लैंड पार्ट जो है ना, इसमें एक हिस्सा कहीं ना कहीं भारत का भी है। और जब मैं भारत की बात करूंगा तो भारत के पास में कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा।
भाई इसी एरिया की बात पूछी जा रही है, यही एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया कितना है भारत का, जल्दी से बता दीजिए भारत का एरिया कितना है। और जिन लोगों को आ चुका है तो बता दे, क्योंकि बदलता थोड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं अलग बताऊंगा तुम अलग बताओगे, पता होगा तब। तो यहां पर मैंने इस भारत को मैंने यहां पे लाके रख दिया, यानी ये पार्ट जो दिख रहा है ना ये भारत का है, एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, और यहां से मैंने भारत का यहां पे मैप निकाल दिया और भगवा कलर में आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आपसे मैं यहां पे कहूं कि भारत का क्या कुछ क्षेत्रफल है? बिल्कुल है। कितना है? ये पूरा जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा धरती जो हमें दिखाई दे रही है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है? ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अब आपसे मैंने एक बात कह दी तो आप कहते ना कि मेरा घर ना तुझसे बड़ा है या तेरा घर मुझसे बड़ा है, आप ये बात भी कहोगे। तो ऐसे ही अगर मैंने कहा कि मेरे कॉलोनी का पार्ट जो है ना उसमें ना 2% एरिया ना मेरे घर ने घेर रखा है, समझे? मेरी कॉलोनी में अगर 100% पार्ट है ना तो इसका ना 10% एरिया तो पार्क का बना हुआ है, कहोगे। तो ऐसे ही भारत के लिए बात आती है कि जैसे ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो आपका एरिया है भारत का, तो ये भारत के पास में कितना परसेंटेज है? अब आप कहोगे परसेंटेज किस बेस पर परसेंट बताऊं? तो परसेंटेज का बेस क्या रहेगा? जितनी जमीन है हमारे पास में, यानी अब समुद्र को नहीं काउंट करना, केवल जमीन को। तो जितनी जमीन है उसको अगर मैं 100% मान लूं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी पृथ्वी पर पूरी जितनी जमीन है उसको मैंने 100% बोल दिया, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ना वो विश्व का कुछ परसेंटेज है। वो कितना परसेंटेज है? तो विश्व का 2.4% है। ये जो जमीन है ना भारत के पास में, ये विश्व की 2.4% है। तो आप यहां पे क्या कहोगे कि हमारे पास में जो भारत की जमीन है ये विश्व की कितनी हो गई? 2.4%। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई, और अगर समझ में आ गई है तो आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। विश्व का 2.4% है भाई। अगर 2.4% हमारे पास में है, जो कि 2.5% भी नहीं है, ये एरिया किसी नंबर पे तो होना चाहिए। आपका माइंड आता नहीं यार हमारे घर की जमीन ना पूरे मोहल्ले में ना दूसरे नंबर पे आती है, अगर पहले नंबर पे ना उसकी जमीन आती है अंबानी की ना, तो वहां पे यानी घर का अंबानी का मतलब मोहल्ले का अंबानी अलग होता है, तो अगर उसकी जमीन ना पहले नंबर पे आती है, मेरी जमीन ना दूसरे नंबर पे आती है। ऐसे ही भारत के लिए भी होता है। हम भी यही कहते हैं कि अगर भारत के पास ना यानी 2.4% जमीन है ना, तो ये जमीन ना 7वें नंबर पे आ जाती है, और 200 से ज्यादा देश हैं तो हम 7वें नंबर पे आते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये जमीन कौन से नंबर पे आती है? तो भारत कौन सी पोजीशन पे आता है? तो भारत 7th लार्जेस्ट यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप यहां पे क्या बता दोगे कि भारत जो है ना 7वां सबसे बड़ा देश है। इस आधार पे आपके पास में आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो भारत का एरिया पता चल गया, भारत वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है, और भारत कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है। तो आप कहोगे ना फर्स्ट पे है, ना सेकंड पे है, ना थर्ड पे है, हम 7वें नंबर पर हैं एरिया वाइज। लेकिन 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 बात आती है जनसंख्या की। बात किसकी आ रही है? बात यहां पे जनसंख्या की आती है। फिर क्या बताओगे? तो यहां पे हम पॉपुलेशन की बात कर लें अगर, तो पॉपुलेशन में तो भाई हमने झंडे गाड़ रखे हैं। क्या कर रखा है? पॉपुलेशन में हमने झंडे गाड़ रखे हैं। कैसे झंडे गाड़ रखे हैं? हमने ना हमारे यहां पे लगभग 17.5% पॉपुलेशन रहती है। कितनी? 17.5% पॉपुलेशन रहती है। किसकी पॉपुलेशन है भैया? ये मानव की पॉपुलेशन है, यानी 17.5%। कैसे बता दिया? अगर पूरे वर्ल्ड पे ना 100 लोग रहते हैं तो केवल भारत में ना लगभग 18 लोग रह लेते हैं।
अगर पूरे वर्ल्ड में ना 100 लोग हैं तो 18 केवल भारत में रहते हैं। ये बात परसेंटेज बताता है और इस आधार पर मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो बताया गया ना, ये आंकड़ा आपका 2011 का आंकड़ा है। और 2011 का आंकड़ा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ऑफिशियल डेटा जो है भारत का, तो यहां पे क्या है, वो जनगणना 2011 है। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत 17.5% मानव रहते हैं भारत पर, यानी भारत की जमीन पर। और ये जो है ना, मैं क्या कहूंगा कितने करोड़ है, तो 121 करोड़ है। अब जनगणना आपकी इस साल होने वाली है, स्टार्ट हो गई है, तो वो जनगणना बताएगी कि भारत में अब प्रेजेंट में डेटा कितना है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि भारत की जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। और हम भारत की जनसंख्या यानी नंबर 1 पोजीशन पर भी बने हुए हैं। लेकिन ये नंबर 1 पोजीशन जो है ना, वो यूएन के आंकड़ों के अनुसार है। लेकिन भारत के आंकड़े इस साल आ जाएंगे और आ जाने के बाद में क्या होगा, हम बता देंगे कि हमने यहां पे कोरोना के बाद से कितनी पॉपुलेशन बढ़ा दी, हम सेकंड से फर्स्ट पर आ गए। और कोई तो ऐसी चीज है जिसमें हम फर्स्ट पोजीशन पर हैं, कोई तो ऐसी चीज है ना भाई, कुछ भी हो फर्स्ट पे तो हैं। तो वो पॉपुलेशन वाली चीज है जहां पर हम फर्स्ट पे हैं। और इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, इसके अकॉर्डिंग तो हम सेकंड पर हैं, लेकिन नंबर 1 है यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग। तो आप ये बात याद रख लेना। अब पूछा क्या गया है, अगर 2011 की जनगणना पूछी गई है तो भाई हम सेकंड पर ही हैं, तो हमारी जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। अगर उसने पूछ लिया क्या यूएन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बता दो, तो आप क्या बताओगे, तब आप कहोगे कि नहीं भैया हम तो नंबर 1 हैं, 142 करोड़, चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। केवल यही एक एरिया है जहां पे हम चीन को पीछे छोड़ पा रहे हैं, नहीं तो ट्रेड वगैरह में, आसमा में, सब जगह पे चीन आगे निकलता जा रहा है। धीरे धीरे हम भी निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम भी महाशक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, हम भी धीरे धीरे आगे निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे। अब वो आज नहीं निकल पा रहे, लेकिन टाइम आएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। भारत का एरिया कितना है, भारत पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है, और इस इतनी सी पर जमीन पर 2.4% पर हम लगभग 121 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। 17.5% मानव, ह्यूमन हमारे यहाँ रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आया समझ? तो इतना अगर आपको समझ में आ रहा है और चीजें आपको लग रहा है कि हाँ मैं समझ सकता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं हमारे साथ में, चाणक्य बैच के साथ में। और चाणक्य बैच को आप खरीद सकते हैं कहां पर, बाई एससी एप्लीकेशन पर। तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर बाई एससी ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको चीजों को समझना है। अब आता है क्या, भारत की आकृति। ये आपको दिख रहा है भारत की आकृति है कुछ, और मैं इस भारत की आकृति की अगर मैं बात करूं तो भारत आपको कैसा दिखता है, चतुष्कोणीय आकृति दिखती है। भारत की अगर आकृति की अगर मैं बात कर लूं तो कैसी आकृति है भैया, चतुष्कोणीय आकृति है। और जब चतुष्कोणीय आकृति होगी, यानी जिसे क्वाड रेंगुलर कहते हैं, अगर आप कई लोग इंग्लिश वाले भी होंगे तो मैं उनके लिए लिख देता हूं क्वाड रेंगुलर। ठीक है, तो आप इस चीज से भी समझ सकते हैं कि कैसी शेप है भारत की, क्वाड रेंगुलर शेप है। और ये मैं कैसे बता रहा हूं, तो आप एक बात याद रख लेना, मैं ये इस तरीके से बता रहा हूं कि यहां पर हमारे पास में ना कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। और आपने अभी देख लिया था कि भारत के पास, भारत जो है वो कहाँ आता है, उत्तर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो इसके पास में भी तो लैटिट्यूड निकलते होंगे, क्या इससे अक्षांश नहीं निकलते होंगे, इसके पास से भी अक्षांश निकलते हैं। तो उन्हीं अक्षांश की यहां पे बात की जा रही है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यहां पे कौन कौन से अक्षांश निकलते हैं, या आपसे ये बोल दिया जाए कि अक्षांश जो निकल रहे हैं ना, वहां पर कौन सी डिग्री का अक्षांश निकलता है, हमने समझ लिया 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी, 4 डिग्री होगी, ऐसे जाते हैं 90 तक जाते हैं। तो कोई ना कोई अक्षांश तो भारत से छूता होगा, कोई ना कोई। मैंने कहा है ये मेरे पास में आपको दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ, आप कुछ नहीं मान लो, इसे पेन मान लो। पेन अगर इसे मैं मान लूंगा ना, तो अगर अक्षांश निकल रहा है तो एक अक्षांश तो इसके इस वाले पार्ट को छुएगा, इस वाले पार्ट को, नीचे वाला पार्ट, और एक अक्षांश ऐसा होगा जो ऊपर वाले पार्ट को छुएगा। आ गया ना, मैंने इसके अंदर बंद कर दिया, इसका मतलब है कि 2 अक्षांश पूरे भारत के अंदर होंगे। ठीक है, या पूरा भारत उन 2 अक्षांश के बीच आता होगा। अब पते हैं चलें, तो पहली बात करते हैं यहां पे,
एक अक्षांश जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये पार्ट भैया ये छू के चला गया, और आपको दिख रहा होगा ना ये कहां दिख रहा है, इस वाले पार्ट को छूते हुए जा रहा है। क्या दिख रहा है, ये इस वाले पार्ट को छूते हुए जा रहा है। और अगर ये छूते हुए जा रहा है तो कोई ना कोई डिग्री होगी, कोई ना कोई लैटिट्यूड, कोई ना कोई डिग्री वाला लैटिट्यूड ये छू के जा रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो लैटिट्यूड है ना ये 37 डिग्री का है। कितना, 37 डिग्री का है। क्या कुछ और भी है, हाँ जी है, 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट का एक अक्षांश है, जिसे अक्षांश को मैं क्या कहूंगा, ये उत्तरी अक्षांश है। सर कहोगे भैया उत्तरी क्यों बोल रहे हो इसे, तो आपका भारत अक्षांश के अकॉर्डिंग कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ के अक्षांश जितने भी होंगे वो उत्तरी तो होंगे, दक्षिणी थोड़ी हो जाएंगे, हम दक्षिण में रहते ही नहीं है। अब आप कहोगे सर नहीं दक्षिण में ना, दक्षिणी भारत तो है। भैया दक्षिणी भारत भी तो पूरा किस में आता है, उत्तर वाले पार्ट में ही आता है। तो यहां पर भी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के ही तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब बात करते हैं, इतनी बात समझ, इतनी समझ गए होंगे कि एक अक्षांश जो है ना भारत के इस वाले पॉइंट को छूता है, और इस वाले पॉइंट की कुछ डिग्री है, हाँ जी है, कितनी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और आपने नाम सुना होगा, कई बार एग्जाम में आया है लेकिन बता नहीं पाए, क्या, इंदिरा कॉल। ये वही इंदिरा कॉल है, क्या है, उत्तरी अक्षांश पे जहां पे ये टच करता है उस जगह का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये कहां पर है, लद्दाख वाले पार्ट में। कहां पर है, ये है आपका लद्दाख में। तो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, ये तीनों चीजें आपको अलग अलग कलर से दिखेंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन तीनों चीजों को ही हमें याद रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यही 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश, अब बताओ ये भारत का नॉर्थ पार्ट है या साउथ पार्ट है। तो आपको पता है हिमालय तो नॉर्थ में है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये नॉर्थ वाला पार्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत का, तो पॉइंट हमारा क्या निकल के आया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या निकल के आ गया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। और ये इंदिरा कॉल जो है ना ये 37 डिग्री 6 मिनट के लैटिट्यूड से टच होके चलता है, और ये इंदिरा कॉल कहां पर है, लद्दाख में है। ठीक है, और वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर ये तो यहां लिखा नहीं है, वहां लिख के रखे। हद है यार, लिख तो रहा हूं ना, मान जाओ ना, इस चीज पे मान सकते हो ना। तो हम क्या कहेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश। एक बात हमें यहां पे पूरी तरह से समझ में आ गई कि एक भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर मुझसे कोई पूछ लेगा तो मैं अब आंख बंद कह दूंगा कि इंदिरा कॉल है। और से डिग्री पूछ ली जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश यहां से होकर गुजरता है। और पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु है कौन से स्टेट में, तो स्टेट तो कोई भी नहीं है, लेकिन यूटी है। ये क्या है, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है। और वो यूनियन टेरिटरी हमारी क्या है, लद्दाख के नाम से जानी जाती है, जो भले ही पीओके वाले पार्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है, आ जाएगा, टेंशन ना लो, टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि सर एक पार्टी तो बताया आपने, दूसरा पार्ट भी तो बताओ, दूर नीचे भी तो छू के जाता होगा, भाई पैर भी तो छू रहा होगा हमारे। तो चलिए पैर छूने, सिर माथे की बात आ गई है तो चलो ठीक है, एक अक्षांश आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये छू के जा रहा है, बिल्कुल छू के जा रहा, छू के जा रहा, छू के गया, तो इसका मतलब है कि ये भी कोई डिग्री होगी। और अगर ये डिग्री है तो यहां पे कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा, और अगर पॉइंट है तो कोई ना कोई स्टेट इसको छूता होगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो यहां पे मैं लिख लूं इसे, आपका अगर मन हो तो मैं यहां पे एक और पॉइंट लिख दूं कि भारत का एक वर्ड मैं इसमें जोड़ दूंगा, मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, क्योंकि हम दक्षिणी की बात कर रहे हैं, और अगर दक्षिण की बात कर रहे हैं तो मैं इसे दक्षिणी बिंदु तो ही बोलूंगा। लो बोल दिया, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं,
तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि दक्षिणी बिंदु जो है ये इसकी कुछ ना कुछ डिग्री होगी, बिल्कुल होगी। और अगर दक्षिणी बिंदु की कोई ना कोई डिग्री है तो ये कहीं ना कहीं छू के जाता होगा, तो भैया इस जगह पे क्या है, इस वाली जगह पे कौन कौन सा स्टेट आता है, तो कहोगे भैया तमिलनाडु आता है। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये वाली लाइन जो है तो आप कहोगे 37 से ज़्यादा होनी चाहिए, कहोगे कि नहीं? भैया ये सोच लेना, क्योंकि ये 37 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, 0 1 2 3 4 5। तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये 37 से कम ही होने वाला है। और कितना कम है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। और ये कहीं ना कहीं होगा भाई, उत्तरी अक्षांश है तो किसी ना किसी जगह पर होगा। तो उस जगह का नाम क्या है, तो आप उस जगह का नाम याद कर सकते हैं कि ये जगह का नाम है कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं भैया कि ये तमिलनाडु में है। तो मुझे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है। क्या मिला मुझे आंसर यहाँ पे, कि यहाँ पे मुझे एक आंसर मिला। वो आंसर क्या है कि आपके पास में जो दक्षिणी बिंदु है ना, वो दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। और ये कन्याकुमारी भैया हम वही जो कश्मीर से कन्याकुमारी गाना सुनते गुनते आ रहे हैं, ये वही कन्याकुमारी है। तो हम आ गए ना कश्मीर से कन्याकुमारी। वो क्या कहता है, वो इसी लैटिट्यूड की बात कर रहा होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। गाने से तो याद कर लो भैया। और ये कन्याकुमारी कहाँ पर है, यानी कौन सी लैटिट्यूड कुछ होता है, तो आपको पता चल गया, 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। और अगर आ गई हैं तो भैया लाइक कर दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। और इसी के साथ में अगर ये चीजें आपके समझ में आ रही हैं तो क्या करना है, आपको कोर्स लेना है। और कोर्स क्यों लेना है, क्योंकि आपको चीजें समझनी है, और समझनी है तभी आंसर कर पाएंगे। आप कब आंसर कर पाएंगे, जब आप चीज़ों को समझेंगे। तो भैया समझो ना, हम समझाने के लिए तो आए हैं आपके सामने। हम चाणक्य नहीं हैं, लेकिन बैच का नाम जरूर हमारा चाणक्य है। क्यों चाणक्य है, वो ये बताने के लिए है कि आपको सजेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको चाहिए कि आपको कैसे कोई ऐसे समझाए कि कहे कि हाँ भैया चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पे लैटिट्यूड खत्म हो गए, क्या यहाँ पे लैटिट्यूड खत्म हो गए, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों, कि भैया यहाँ पे एक जो आपके यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपके पास में ना ये वाला ये क्या है, ये आपके पास में और भी आगे बहता हुआ जा रहा है। इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार। दिख गया? अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया एक अक्षांश और होना चाहिए। हो, चलिए देखते हैं। तभी तो मैंने एक पॉइंट लिखा, ध्यान नहीं दिया आपने यार, कमेंट भी नहीं करते हो। मुख्य भूमि, तो यहाँ पे एक बात करते हैं कि मुख्य भूमि अगर ये है तो आइलैंड जो है वो मुख्य भूमि से अलग है। इसलिए मैं कह सकता हूँ क्या, कि एक अक्षांश जो है वो और छू के जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो क्या इसकी भी कोई डिग्री होगी? भैया होगी। जब इनकी है तो इनकी क्यों नहीं होगी? डिग्री का मतलब एक तरीके से इनकी वाइफ समझ लो भाई, इनकी वाइफ है तो इनकी भी होगी, ऐसे समझ लो। अब 8 डिग्री का अगर ये है तो इससे कम होना चाहिए ना। तो ये कितने का है, तो ये भी आप याद रख लो ना कि ये जो है ना 6 डिग्री का है। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट का है। अक्षांश का नाम क्या होगा? उत्तरी अक्षांश ही होगा। और ये उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पर होगा, इस बात का आप कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में। तो भैया ये तो ये अंडमान निकोबार है, और इस अंडमान निकोबार को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपके दिमाग में आ जाएगी भैया अंडमान निकोबार तो आपने चीज़ें समझा ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ इस पॉइंट का नाम क्या है। इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को अगर मैं कहूँ कहाँ पर है, तो यही है अंडमान निकोबार में। तो आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी। क्या क्या समझा दिया? मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर ये तो मुख्य भूमि के हो गए। क्या इस मुख्य भूमि के अलग भी है? हाँ जी है। कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट का है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो आपसे अगर यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो भारत का
ये मैंने अलग से लिखा इसी वजह से, क्योंकि ये जो है वो मुख्य भूमि पे दिख रहे हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आप क्या कहोगे? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसकी डिग्री कितनी है? 6 डिग्री की है, 4 मिनट की है, उत्तरी है, अक्षांश है। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो बता दिया क्या कि ये इंदिरा पॉइंट है। पेन चेंज, नाम चेंज। ठीक है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और मैं अगर इसे इंदिरा पॉइंट बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं होगा तो अंडमान निकोबार। तो भाई आपके पास में अब चीजें हो चुकी हैं तैयारी करने के लिए कि इस वाले चैप्टर में से ये चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, आपसे ये चीजें जरूर पूछी गई होंगी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत यहां पे पूर्वी तो नहीं है, भारत का सबसे उत्तरी, भारत का सबसे दक्षिणी, मुख्य भूमि का दक्षिणी, इंदिरा कॉल कहाँ है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, और इसके अलावा आपके पास में कन्याकुमारी कहाँ है, 6 डिग्री कहाँ है, 8 डिग्री कहाँ है, 37 डिग्री कहाँ पर है। सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? भाई कम से कम ये तो बता दो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्यों? चीज़ें समझ में आ रही हैं ना? और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप भाई कम से कम लाइक कर दो। नहीं कर पा रहे हो तो भैया इस कोर्स के बारे में समझो कि ये कोर्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, और इसी के साथ में आज की क्लास में मैं इतना ही रखूँगा जिससे आपको चीज़ें समझ में और अच्छे से आएँ। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को आपको यहीं समझा दूंगा तो आप कहोगे यार ऊपर ऊपर से जा रहा है सर। अब होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर ऊपर से नहीं जाना चाहिए। आपके लिए आज हम इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या सीख लिया कि भारत का हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले उसके नाम को जानना है। किसी का भी सबसे पहले नाम पता होना चाहिए। हमें नाम पता चल गया, फिर हमने देखा लोकेशन क्या है, हमने लोकेशन भी समझ ली। लोकेशन के बाद में एरिया देखा, हमने क्षेत्रफल भी देख लिया। इसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु ये पढ़ने हैं, जिसमें से हमने उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को पढ़ लिया है। अब आगे और हम समझेंगे, आगे जो आएगा उसको समझेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि जिस चाणक्य बैच में आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो इस बैच को खरीदना ना भूलिएगा। केवल 599 रुपये में ये आपको मिलने वाला है। बाकी चीज़ें आपको मैं और समझा दूं कि अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि हमें यहाँ पे और क्या क्या मिलने वाला है भैया, तो आप इस BYSC ऐप को एक बार डाउनलोड जरूर करिएगा, और इस BYSC ऐप पर आप एक बार रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप, मैं अगर इसकी बात करूँ, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करिए। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अगर और अच्छा लग रहा है तो बैच को खरीदिए। और इसी तरह से आपको पढ़ना है, इसी तरह से आपके दिमाग को ध्यान में रखते भैया कहते हैं फोकस आना चाहिए, और इसी तरह से फोकस आएगा। भैया पढ़ लो, SI निकालना है, और SI अगर निकालना है ना तो 2 स्टार अगर लाने हैं तो भाई मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी इसके लिए चाहिए। और इस चीज़ पे हमारे साथ में कदम से कदम अगर कोई चला के चलेगा साथ, वो हम चलेंगे। आप लोगों को पढ़ना है, आपके लिए हम खड़े हैं, और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलते रहेंगे, और आपके लिए ये बैच इसी तरह से लाया जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस चाणक्य बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये तो एक झलक है, ये एक कहते ना अभी झांकी बाकी है, ये तो ये अभी झलक है बस। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को खरीद सकते हैं। और इस बैच की कीमत मात्र आपके लिए कितनी रखी गई है भैया? ज़्यादा नहीं रखी गई है, केवल 599 रुपये रखी है। एप्लीकेशन का नाम मैंने अभी बता दिया। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? BYSC ऐप। और इस BYSC ऐप पर आप 599 रुपये में ये पूरा SI का, भाई आपकी नौकरी अगर 599 रुपये दे के लगती है ना, रिश्वत नहीं है ये आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपका टारगेट पूरा कराने के लिए एक प्रकार से वो राशि है जो आपके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए टीचर आपके साथ रहेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपको बताते रहेंगे कि भैया ये अभी पढ़ लो, ये पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और ये बातों से आपको चीज़ें समझ में आई कि हाँ भाई ये कुछ कहना चाहते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पर लगाना चाहते हैं, तो भाई इस चीज़ के लिए एक बार अच्छे से पढ़ के देख लेना बाई एस ऐप के साथ में। और ये बाई एस ऐप आपको 2 स्टार दिला के रहेगी। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ में, इसी तरह से लगे रहेंगे। आपको इसी तरह से अगर और डेमो की अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको वो डेमो भी प्रोवाइड करे जाएंगे। बाकी सारी क्लासेस आपको कहाँ मिलने वाली हैं, वो हमारी एप्लीकेशन पे मिलने वाली हैं। और इस एप्लीकेशन का नाम मैंने बता दिया है कि इस एप्लीकेशन का नाम है बाई एस ऐप। तो ध्यान दीजिएगा इस एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।